हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जोबिल कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 1। 30 प्रश्नों की सीरीज है, ठीक है दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत लोग होते हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपका वीडियो जो है बोरिंग है। जैसा भी है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा साथ में और अपना स्कोर लिखते जाएंगे साथ साथ, और वीडियो के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये किस महोदय ने कहा था? फ्रीमैन ने कहा था, न्यूमैन ने कहा था, वाटसन ने या फिर हॉलजिंगर ने? किसने कहा था? ये कहा था हमारे दोस्तों। ये मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन साथ ही साथ बता दूंगा। आप सॉल्व करना चाहें तो पहले ऑप्शन को पढ़ के सॉल्व करें और बीच में वीडियो को रोक सकते हैं सॉल्व करते समय। तो इसलिए मुझे जल्दी बताना होगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बोरिंग लगेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसका आंसर सही है हमारा वाटसन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। क्या है? प्राचीन या ग्रीक युग में किसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय था? तो प्राचीन में या ग्रीक युग में किसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय था? तो किसका था? चेतना का अध्ययन था, व्यवहार का अध्ययन था, आत्मा का अध्ययन था या मन का अध्ययन था? क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आत्मा का अध्ययन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 3। रुचि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रुचि का संबंध किससे है? योग्यता से है, अवदान से है, उपयुक्त दोनों से है या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? अवदान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैकडूगल के अनुसार रुचि व अवदान या इंटरेस्ट एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। ये बात किसने कहा था? मैकडूगल साहब ने कहा था, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवदान, इंटरेस्ट या रुचि। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है क्या? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा या फिर यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा? तो क्या सही हो जाएगा इसका? क्या सही हो जाएगा? इसका चौथा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका क्या है? NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, या अंग्रेजी में कहेंगे NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सत्तावादी है, अधिनायकीय है, अनुमतिपरक है या सुविधादाता है? क्या कहेंगे इसे? क्या कहेंगे? बताएंगे जल्दी से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुविधादाता, ठीक है दोस्तों। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक जो है सत्तावादी नहीं हो सकता है, अधिनायकी नहीं हो सकता है, अनुमतिपरक नहीं हो सकता है, लेकिन सुविधादाता की भूमिका है शिक्षक की, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। छठा है बाल केंद्र शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बाल केंद्र शिक्षा का क्या होता है? कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, यह होता है क्या? नहीं होता है। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, तो ये भी नहीं होता है। शिक्षक कभी बच्चों को आदेश नहीं देता है। तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव पॉइंट है। अगला है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना है। ठीक है। अगला है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो अनुसरण करना तो बताया नहीं जाता है, शिक्षकों का अनुसरण करना छात्रों के लिए सही है क्या? नहीं है। तो क्या करना है? बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देनी है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 7 नंबर। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, क्या हो जाएगा इसका आंसर? पढ़ेंगे। बच्चों को कमज़ोर उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। बच्चों को कमज़ोर करने के अच्छे अवसर हैं गलतियां और त्रुटियां। सही बात है क्या? शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो सही बात है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती हैं? उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 8। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की कौन सी अवस्था होती है पियाजे के अनुसार? पियाजे ने अवस्थाओं की कितनी अवस्थाएं बताई थी विकास की? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? संवेदी प्रेरक जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो चलती है 2 वर्ष से 7 वर्ष, और तीसरी है ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो चलती है 7 वर्ष से 11 वर्ष, और हमारी चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो चलती है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 9। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? यह निश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। मानक निर्देश देती है क्या? या फिर बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। ये भी नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव है क्या? नेगेटिव है, सीधी सी बात है। व्यवसाय से क्या लेना देना है? समावेशी कक्षा में तो सभी स्टूडेंट्स समान होते हैं, समान रूप से देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। बिल्कुल मिले, सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है ना। और चौथा है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। बिल्कुल गलत है, क्योंकि कक्षा में सभी विद्यार्थियों की जो योग्यता होती है वो बराबर तो नहीं होती है। किसी की कम होती है, किसी की बुद्धिलब्धि कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो इसके लिए ऐसी योजना नहीं बनाई जा सकती है। तो उनकी क्षमता के अनुसार, बच्चों की क्षमता के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। समझ गए होंगे। अगला है प्रश्न नंबर 10। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की होती है, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की होती है,
बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की होती है या फिर बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की होती है? तो क्या बताएंगे इसका आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका निभाता है शिक्षक। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो। और जो सब्सक्राइब बटन दिया है लाल कलर में, उसके बगल में एक बेल आइकन दिया है जिसको दबा देंगे, जिससे कि फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को तुरंत देख सकेंगे तो हमारा वीडियो कोई भी मिस नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ है। तो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ क्या होता है ये पूछा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में तो सभी विषयों का मूल्यांकन ये होता है क्या? शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन ये होता है या शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन ये होता है क्या? शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन क्या होता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होता है। ठीक है ना। इसका अर्थ होता है किसका? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है ये पूछा था। तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों। अगला है प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो क्या विशेषता होती है प्रतिभाशाली बालकों में? 12 का आंसर बताएंगे जल्दी से, लगभग जानते होंगे सभी। अधिकांश महत्वाकांक्षा होती है, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है, या फिर विस्तृत शब्दकोश होता है, या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा बताएंगे जल्दी से। 12 का आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अधिक महत्वाकांक्षा होती है, सीखने की ज़्यादा इच्छा रखते हैं प्रतिभाशाली बालक, और बुद्धि लब्धि क्या होती है 110 से अधिक होती है। ठीक है। और विस्तृत शब्दकोश भी उनके पास होता है और सीखते रहते हैं, उनकी क्षमता अधिक रहती है। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? बताएंगे। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे उसके साथ? उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा ना दोहराए, या फिर प्रधानाचार्य को बताएंगे, या उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या फिर बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे? तो क्या करेंगे? क्या करना है? ना तो हम उसको डांटेंगे, प्रधानाचार्य को नहीं बताएंगे, उसके माता पिता से संपर्क नहीं करेंगे, जबकि बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे कि वह लेट क्यों आता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, संवेग की उत्पत्ति खाली जगह से होती है। तो संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? आदतों से होती है क्या? मूल प्रवृत्तियों से होती है? शारीरिक विकास से होती है? संप्रत्तियों के निर्माण से होती है? किससे हो जाएगा 14 का आंसर? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मूल प्रवृत्तियों से होती है संवेग की उत्पत्ति। ठीक है ना। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। मैकडूगल ने संवेगों के मूल 14 मैकडूगल के अनुसार संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। मैकडूगल ने संवेगों के कुल 14 प्रकार बताए हैं। ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब आएगा 15 नंबर। गेट्स के अनुसार
अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है। तो क्या हो जाएगा इसका? गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही खाली जगह है। तो क्या होता है ये? अभिप्रेरण होता है, समायोजन होता है, सीखना होता है या चिंतन होता है? बताएंगे। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? सीखना कहलाता है। ठीक है ना? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 16 है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति होती है क्या? अहंकारी प्रवृत्ति होती है? नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति होती है? या फिर हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति होती है? बताएंगे जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना? फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म शब्द का प्रयोग किया, जो कहाँ से आया था? यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है ना? क्या हो जाएगा इसका? नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 17। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। खाली जगह का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो क्या हो जाएगा इसका? खाली जगह में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्षेत्र का, मौसम का, वातावरण का, जलवायु का? किसका हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वातावरण का। ठीक है ना? वातावरण एवं आनुवांशिकी मिलकर विकास करते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला है प्रश्न नंबर 18। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। तो पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? प्रमाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान, या फिर समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा इसका? हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का बी, यानी कि केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। अगला है प्रश्न नंबर 19। निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो कौन सी सही नहीं है? बताएंगे। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। तो दो ही ऑप्शन मिलेंगे आपको। कौन सा सही हो जाएगा इसका? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वे हमेशा सफल होते हैं। ठीक है ना? अगला है प्रश्न नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। यह बात सही होती है क्या? वंशानुक्रम में क्या होता है? माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है। यह बात सही है, तो हमें बताना है जो सही नहीं है। ठीक है? अगला है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो यह बात सही है क्या? सही है ना? सही है। अगला है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। तो वंशानुक्रम में क्या होता है? यह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये इसमें संशोधन हो सकता है? संशोधन नहीं हो सकता है इसमें। ये तो वंशानुक्रम है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो इसलिए इसका कोई शोधन नहीं होता है। तो इसमें बताया जा रहा है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का
शोधन है, तो इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है, कोई शोधन नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारा ऑप्शन ये गलत नज़र आ रहा है, इसके लिए यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। यह बात सही थी। माता पिता से संतान में जो विशेषताओं का संचलन होता है उसी को वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है ना। आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता शारीरिक एवं मानसिक गुणों का संचरण बच्चों में जीन के माध्यम से होता है। ठीक है ना। किसके माध्यम से होता है? जीन के माध्यम से। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला है प्रश्न नंबर 21, साहचर्य के नियम। तो साहचर्य के नियम हैं, तो कौन सा है साहचर्य का नियम? समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी हो जाएगा। साहचर्य के नियम हैं ये तीनों, समानता का नियम, वैषम्य का नियम और समीपता का नियम, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 22। 22 है हमारा, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी पद्धति में है? तो सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया कौन सी है? इनमें से बताएंगे कौन सी पद्धति है? सामान्य से विशेष की ओर आगमनात्मक है, निगमनात्मक है, उपर्युक्त दोनों हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो सामान्य से विशेष की ओर कौन सी चलती है? आगमन चलती है क्या? कौन सी चलती है? उपर्युक्त में से कोई नहीं है। आगमनात्मक भी नहीं है, निगमनात्मक भी नहीं है, तो दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। शिक्षा विधियों में अंतर 200 गुणों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए इसी पेपर में शिक्षण विधियां का अध्ययन करें। अगला है प्रश्न नंबर 22 हो गया, सॉरी हमारा। अगला है प्रश्न नंबर, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? परनिर्भरता, यानी कि दूसरे पर निर्भर होना, सामूहिकता की भावना, यह होती है क्या? धार्मिकता होती है, अनुसरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामूहिकता की भावना। देखा भी होगा बच्चे ज़्यादातर समूह में खेलते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये इसका हो जाएगा सामूहिकता की भावना। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है बताएंगे? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, या फिर व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपर्युक्त सभी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है ना। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 25। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि, जिसे IQ कहते हैं, ठीक है, वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? मूर्ख में रखा जाता है, या फिर मंद बुद्धि में रखा जाता है, सामान्य बुद्धि में रखा जाता है, या फिर प्रतिभाशाली में रखा जाता है? तो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि बालक को प्रतिभाशाली बालक में रखा जाता है।
कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 26। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार, रॉस के अनुसार, स्किनर के अनुसार। बताएंगे जल्दी से कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रश्न नंबर 27। प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो कौन हैं? थर्नडाइक हैं, मैकडूगल हैं, कॉलर हैं, पावलाव हैं। तो ये प्रश्न सभी जानते होंगे लगभग, बता ही देंगे। बताइए जल्दी से। इसका हो जाएगा हमारा कौन सा? ए, थर्नडाइक। अगला है प्रश्न नंबर 28। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए सीखने के पठार के निराकरण के लिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। उसे दंडित करना चाहिए। दंडित करना चाहिए क्या? बताएंगे? नहीं करना चाहिए ना। और इनमें कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? उसे दंडित करना चाहिए। ये हमारा आंसर नेगेटिव लग रहा है, इसलिए यही सही हो जाएगा। सीखने के पठार के लिए निराकरण के लिए उसे दंडित करना नहीं चाहिए। ठीक है ना। अगला है प्रश्न नंबर 29। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। कौन सा हो जाएगा इसका? उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया था? कौन सा सही हो जाएगा इसका? किसके द्वारा दिया गया था यह कथन? प्लेटो के अनुसार दिया गया था, अरस्तु के अनुसार दिया गया था, या फिर रूसो या रॉस? तो किसके द्वारा दिया गया? बताएंगे जल्दी से। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो के द्वारा। ठीक है ना। अगला है प्रश्न नंबर 30, जो अंतिम प्रश्न है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है दोस्तों, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आने वाली वीडियो का। ठीक है ना। और वीडियो के अंत में कमेंट में हमें बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो किसका है? शिक्षा के क्षेत्र में बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासन का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है हमारा किसका? बालक का है। ठीक है, बालक का ही होता है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो आज हमने पढ़े और आपको पसंद भी आए होंगे। इसी तरह से हमारी 300 प्रश्नों की ये सीरीज चलती रहेगी बाल विकास की। ये आज हमने कराया सेट 1 और इसका बाल विकास का सेट नंबर 2 आ जाएगा, तो उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।